Once again, hello and welcome. हेडिंग लिखी जाए टाइप्स ऑफ प्रेशर। दाब के प्रकार। टाइप्स ऑफ प्रेशर। दाब। प्रेशर मतलब होता है दाब। दबाव समझते हो? दबाव। दबदबा है, दबदबा है, दबदबा ही रहेगा। हाँ, वैसे ही। दाब, दाब मतलब प्रेशर। तो टाइप्स ऑफ प्रेशर। सबसे पहला लिखा जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हेडिंग लिखी जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ब्रैकेट में लिख दो टॉरिसेली एक्सपेरिमेंट। TORRI CELLI। टॉरिसेली एक्सपेरिमेंट। टॉरिसेली एक्सपेरिमेंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या लेना देना है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए शुरू करें। हमने एक कंटेनर लिया। इस कंटेनर में हमने मरकरी, जो कि आप जानते हैं मरकरी कैसी नेचर की होती है, सॉलिड। अच्छा, लिक्विड पक्का। एट रूम टेम्परेचर, तो ऑब्वियसली हम अपने कमरे में ही हैं सब, तो रूम टेम्परेचर की बात हो रही है। तो ये हमने यहाँ पर मरकरी भर ली और एक अपन ने एक टेस्ट ट्यूब ली। टेस्ट ट्यूब उल्टा करी, मतलब टेस्ट ट्यूब इसके अंदर रख के ऐसे उल्टा कर दी। तो टेस्ट ट्यूब उल्टा करने पे ये जो मरकरी है, मरकरी इसमें राइज कर गई। इस तरीके से। तो टेस्ट ट्यूब अगर यहाँ पे देखी जाए, तो ये जिस हाइट पे ये राइज करी है, ये हाइट होती है 76 mm। ठीक है। अगर इस मरकरी की जगह पानी ले लोगे तो कितनी लिखी थी? 10.33 मीटर। 10 मीटर से ऊपर ये मरकरी, ये कॉलम में, या बोलना चाहिए ट्यूब के अंदर जो भी लिक्विड है वो राइज कर जाएगा। अगर हम यहाँ पर पानी ले लेंगे तो 10 मीटर से ऊपर राइज करेगा। इसीलिए जितने भी आपके जो फिजिकल बैरोमीटर हैं जिनमें प्रेशर नापा जाता है, उस सभी में मरकरी इस्तेमाल होता है। अगर आप लोगों को कोई एंटिक चीज़ खरीदने की शौक है, तो आप लोग देखेंगे कि जो पुराने जितने भी प्रेशर और टेम्परेचर मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, वहाँ पे सब में मरकरी के दो कॉलम होते हैं। एक में टेम्परेचर दिखाता है और एक में प्रेशर दिखाता है कमरे के अंदर, है ना। खैर, तो ये 76 mm ये राइज कर जाता है। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि 1 एटमोसफेयर होता है 76 mm ऑफ Hg। सुना है कि नहीं सुना? है ना। तो इसमें एक दो लाइन लिख लेंगे, फिर उसके बाद इसकी बाकी कहानी बताता हूँ। फोर्स एक्सर्टेड एट एटमोस्फेरिक कॉलम। फोर्स एक्सर्टेड बाई, फोर्स एक्सर्टेड बाई एटमोस्फेरिक force exerted by atmospheric column on unit cross sectional area, on unit cross sectional area at mean sea level, at mean sea level, at mean sea level is called atmospheric pressure. It's called atmospheric pressure. Hmm? Mean sea level, mean sea level। वो आप जाएंगे ना, तो कभी रेलवे स्टेशन पे जो लिखा रहता है नई दिल्ली, उसके नीचे एक छोटा सा लाइन लिखी रहती है, समुद्र तल से ऊंचाई। देखा है क्या कभी? किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो उसके बोर्ड पे हमेशा लिखा होगा समुद्र तल से ऊंचाई, मतलब मीन सी लेवल से कितनी हाइट पर स्टेशन है। नहीं देखा क्या आप लोगों ने?
बड़े नल्ले लोग हैं। On unit cross-sectional area at mean sea level is called atmospheric pressure। ठीक है जी। Force exerted at by atmospheric column on unit cross-sectional area at mean sea level is called atmospheric pressure। एक लाइन ऐसी छाप लेंगे। This apparatus is known as barometer। This apparatus is known as barometer, BAROMETER। Apparatus is known as barometer, and it is used to measure atmospheric pressure, and it is used to measure atmospheric pressure। तो इस apparatus के बारे में भी बातें लिखा दूं क्या? इसके बारे में ऐसा लिख दो कि a tube of length 1 meter, a tube of length 1 meter is inverted in a container filled with mercury। A tube of length 1 meter is inverted in a container filled with mercury। The height of mercury column in tube is 76 centimeter। The height of mercury column in tube is 76 centimeter। मैंने mm लिख दिया है क्या? अरे प्रिंटिंग एरर, सेंटीमीटर 1 मीटर की है। कितना हो गया? अच्छा, इसको देखो ऐसा समझ लो, इस पूरे चैप्टर में ऐसा समझना, सेम जो हाइड्रोस्टेटिक है, हाइड्रोस्टेटिक मतलब हाइड्रो मतलब पानी या लिक्विड, स्टेटिक मतलब रुका हुआ। रुके हुए पानी में या रुके हुए लिक्विड में जो लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा है, सेम लेवल सेम प्रेशर होता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? सेम लेवल सेम प्रेशर। ठीक है, इसको भी प्रूव भी कर लेंगे थोड़ी देर में। तो वो कह रहा है कि यार देखो यहाँ पर तो लगभग वैक्यूम ही है, क्योंकि इसको ऐसे उल्टा किया होगा तो यहाँ पे तो वैक्यूम ही क्रिएट हुआ होगा। तो यहाँ का प्रेशर कितना हो गया? 0। और बाहर तो तुम्हारा ये वातावरण है, पूरा एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ का टेम्परेचर बोल रहे हैं PATM हो गया ना। तो मैंने एक काम किया कि मुझे पता है यहाँ पर भी वही लिक्विड है, यहाँ पर भी वही लिक्विड है, लेवल सेम है। इस पॉइंट का नाम A रख दूँ, इस पॉइंट का नाम B रख दूँ, तो मैं बोलूँगा प्रेशर एट A शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट B। सही बात है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है सेम लेवल सेम प्रेशर। तो इस A पॉइंट की बात करी जाए तो यहाँ पर प्रेशर कितना है? मुझे पता चला यहाँ पर प्रेशर है PATM। यहाँ पर प्रेशर कितना है? यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पर तो 0 है। और इस कॉलम की वजह से जो प्रेशर होता है वो होता है ρGH। कितना होता है? ρGH। तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ρGH। अब देखो तुम्हें सब कुछ पता है, इस एपरेटस में तुम्हें डेंसिटी ऑफ मरकरी भी पता है 13.6, जी की वैल्यू भी पता है, हाइट भी पता है, तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल ही सकते हैं। अब जरा कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। रो ऑफ Hg इज 13.6। कीजिए, जी की वैल्यू 9.8 रखना है ना, 10 मत रखना। मरकरी की ट्यूब को मरकरी में पलटा है, पानी में तो वो ट्यूब की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जा रही है ना। अपन इसको SI में करना, CGS में मत करना। 13.6 तो SI में CGS में होती है ना, तो SI में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब इसको, ये तो हो गया ग्राम पर सीसी, इसको अगर करना है तो लिख दोगे 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, सीसी का मतलब बोतल। हाँ।
1 ATM की वैल्यू तो तुमको वैसे भी लिखाई रखी है ना, 1.013 इंटू 10⁵ ATM, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वही निकल के आएगी। दिमाग क्या लगा रहे हो इतना? ये हो जाएगा तुम्हारा 13.6 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू 9.8, H 76 इंटू 10⁻⁻², सॉल्व होके आ जाएगा 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। खत्म। ठीक है। दूसरा हेडिंग लिखी जाए, गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर, GAUGE, गॉज, गॉग, जो मन करे सो पढ़ो। गोगी मत पढ़ लेना, गोगी प्रेशर, GAUGE। ठीक है। हाँ? तारक मेहता तो पहले देखते थे, तब तो बहुत गंदा आता है, अब तो मैंने पता नहीं कितने सालों से नहीं देखा। बहुत बच्चे हैं ना जो आराम से तारक मेहता देखेंगे तब खाना खाते हैं, बच्चे मतलब 25-26 साल वाले बच्चे। आज भी मतलब है ऐसा, तारक मेहता लोगों के ऐसे खून में से जा नहीं रहा है, खून में घुल गया है। लिख लिया गॉस प्रेशर, लिखा जाए हेडिंग, डेफिनेशन, एक्सिस प्रेशर ओवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सिस प्रेशर, एक्सिस प्रेशर, प्रेशर ओवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, excess pressure over the atmospheric pressure measured with the help of pressure measuring instruments is called gauge pressure, and the instrument is called manometer, मैनोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा जो प्रेशर है उसको वो मेजर किया जाता है मैनोमीटर से, और उसे कहा जाता है गॉज प्रेशर। यूट्यूब, यस। हाँ, क्या रिपीट करना है बेटा? Excess pressure over the atmospheric pressure measured with the help of pressure measuring instrument is called gauge pressure, and the instrument is called manometer, ठीक है। चलो भाई समझते हैं क्या कह रहा है। तो वो बिटिया सही कह रही है, यूट्यूब है। ये वाली यूट्यूब है। तुम कौन सी समझ रहे थे? अभी देखो, अभी नाप के दिखाते हैं। ये है भाई, ठीक है। जिसका मेजर करना है उसको इधर बांध दिया, तो मुझे तो नहीं पता इसका प्रेशर कितना है, तो मैंने मान लिया पी। इस पूरे में भर दिया लिक्विड, तो लिक्विड भर गया तो ऐसा हो गया। अब एक बात तो पक्की है कि सेम लेवल सेम प्रेशर, ये तो हमने पढ़ी रखा है। ये यूट्यूब का हिस्सा ओपन है, तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तो कितना हो जाएगा PATM। कई जगह PATM को P नोट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो परेशान मत होना, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है, मतलब इन लेवल जो का जो डिफरेंस है, उस हाइट को मैंने H मान लिया। तो अगर तुम्हें पता है कि इस पॉइंट का नाम अगर A रख दूँ, इस पॉइंट का नाम B रख दूँ, तो हमने पढ़ रखा है सेम लेवल सेम प्रेशर। ये मैनोमीटर है, मतलब प्रेशर एट A शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट B। तो A पे प्रेशर किसके बराबर है? P के, क्योंकि ये तो जो यहाँ का प्रेशर है वही ये पॉइंट का प्रेशर है। राइट साइड अगर बात करेंगे
तो इस पॉइंट का प्रेशर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी एटीएम। नीचे आओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्लस इस कॉलम की वजह से कितना हो जाएगा, रो जी एच। तो P माइनस पी ए टी एम, ये कितना आया, रो जी एच। P माइनस पी ए टी एम एक्सिस प्रेशर हुआ कि नहीं हुआ, मतलब प्रेशर जो भी प्रेशर है जो एक्सिस जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा एक्स्ट्रा है, उसी को तो बोल रहे हैं ना। तो अगर P में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटा दूं तो इसी को कहते हैं अपन गॉज प्रेशर। तो ये गॉज प्रेशर आ जाएगा मेरे पास रो जी। ठीक है, आसान है एकदम। बेटा हाँ वहाँ क्या क्या वापस से बोल। हाँ हाँ हाँ, तो क्या होगा सोच के देख, ये पूरा लिक्विड जाके इसमें घुस जाएगा, वैक्यूम की तरह काम करेगा ना फिर तो ये। जिसका प्रेशर कम उधर ही लिक्विड फ्लो करेगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो अगर तूने इसको एटमॉस्फेरिक से भी कम मान लिया तो फिर पूरा इसी में पहुंच जाएगा ना। समझा, सिरिंज इसी प्रिंसिपल पे तो काम कर रही है। हमने सिरिंज के अंदर से हवा बाहर निकाल ली तो अंदर का प्रेशर कम हो गया, हवा बाहर क्या निकाली, वॉल्यूम ज़्यादा कर दिया तो प्रेशर डाउन हो गया, क्योंकि सिरिंज खींची, अब हवा तो बाहर आ नहीं रही, तो क्या हुआ, वॉल्यूम तो बढ़ गया, हमने फोर्स ला के वॉल्यूम को कम कर दिया। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब तुमने वॉल्यूम को कम किया है, वॉल्यूम को बढ़ाया है तो प्रेशर कम हो गया। बोतल जिससे तुम दवाई को खींच रहे हो उसका प्रेशर ज़्यादा है, अंदर प्रेशर कम है, तो दवाई हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो कर जाती है। समझे, इस तरीके से सिरिंज में दवा भर जाती है, सिंपल। जैसे खून कैसे निकलता है, खून के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, अब जैसे वो सुई लगाता है उसके बाद वैसे वो ऑलरेडी, क्योंकि तुम्हारी जो बॉडी में हार्ट है वो तो ब्लड को पंप कर ही रहा है, वो तो चाह ही रहा है कि बस मौका मिले इस शरीर से बाहर निकलने का, बस उसने एक सुई लगा के उसे मौका दे दिया, अपने आप निकलता रहता है फिर। क्यों बांधते हैं, वो प्रेशर के लिए बांधते हैं। अरे मेरी भोली बच्ची, तेरे पास बायो नहीं है ना, डॉक्टर मत बनना बेटा। हाँ, नहीं वो इसलिए है ताकि भाई थोड़ा सा यहाँ खून इकट्ठा हो जाए और वो आसानी से उनके वो ट्यूब में आ जाए। हाँ हाँ, अरे कोई बात नहीं, अपन आराम से शुतुरमुर्गों का खून पियेंगे। शुतुरमुर्ग नहीं, क्या होते हैं, हाँ वही वही जो तू बोल रही है, जो मुझे बोलना नहीं आता है। छाप लिया होगा वैसे इतनी देर में। अगली हेडिंग लिखी जाए एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर दूसरा हो गया, तीसरा है ना एब्सोल्यूट प्रेशर। बेटा लिख ले लिख ले लिख ले, एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर में ये लिख लो कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है इट इज समेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस गॉज प्रेशर, ऐसा बोल सकते हैं। इज समेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर, समेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर। ऐसे शब्दों में भी लिख लो, वरना रोजीएच कहोगे, रोजीएच क्या बला है। समेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एंड या गॉज प्रेशर। चलिए भाई, नेक्स्ट
नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स खत्म करते हैं। हेडिंग लिखी जाए प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। हाँ नहीं बेटा, अलग की चीज़, छोटी सी हेडिंग है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। पढ़ तो वैसे प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ही रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग चीज़ बतानी है। अलग चीज़ ये बतानी है कि मेरे पास कुछ डिफरेंट तरीके के स्ट्रक्चर हैं, इन स्ट्रक्चर को गौर से देखा जाए। तो बना देते हैं। एक ही में बना दिए मैंने सब, समझ गए? इस तरीके से समझ लो, ऐसा ऐसा एक वेसल है, तो मस्त इस तरीके से बना है, दिख गया वेसल? इसके अंदर भर दिया अपन ने पानी, तो पानी भर दिया, छी छी। दिख गया? ये तो आप लोग अपनी बुद्धि से भी सोच सकते हैं, अगर इनमें पानी भरा जाए तो सभी सेम लेवल सेम हाइट तक आएगा पानी। अरे यार ऐसा तो नहीं अलग अलग हाइट पे आएगा, पहले तो यार ये सोच लो, पक्की बात है सेम ही हाइट तक आएगा, ठीक, इतना सोच लिया। तो फिर क्वेश्चन ये है कि ये इस पॉइंट का नाम ए रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम बी रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम सी रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम डी रख देते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इन सभी पॉइंट में किसका प्रेशर ज़्यादा है? पी एट, पहले मैं ऑप्शन दे देता हूँ, आया ना? तो ये टेढ़ा है, ये ध्यान रखना, ये और ये टेढ़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाइट तो बराबर ही आएगी ना, इस थीटा से कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं है ना। तो बस क्वेश्चन ये है कि सब में हाइट तो बराबर है, तो ऐसा है कि पी ए इज लेस देन, या पी ए इज इक्वल टू पी बी इज लेस देन पी सी इज लेस देन पी डी। दूसरा ऑप्शन है पी ए सबसे कम, फिर पी बी, फिर पी सी, फिर पी डी। फिर तीसरा ऑप्शन है पी सी इज ग्रेटर देन पी डी इज ग्रेटर देन पी बी इज ग्रेटर देन पी ए। चौथा ऑप्शन है पी सी इज ग्रेटर देन पी डी इज ग्रेटर देन पी बी इज इक्वल टू पी ए। कितने ऑप्शन हो गए? 4 है ना, 1 2 3 4, एक 5 ऑप्शन हो रहा है आपके पास, दैट इज हमेशा की तरह एक ऑप्शन आपके पास हमेशा रहेगा नोटा। तो क्या ऑप्शन लग रहा है, क्या है? वोटिंग करा लें क्या? कितने लोगों का आंसर है ऑप्शन नंबर 1? कोई नहीं, अभी तो बोल लेते हैं। कितने लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर 2? 2 में एक बच्ची ने आंसर दिया है। कितने लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर 3? कोई नहीं? 4 वाले? अरे भाई साहब, 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12, अरे भाई साहब, अच्छा 4, अच्छा इसमें तो अंडा है, इसमें भी अंडा है। 4 वाले कितने? 12। 5 वाले? एक बच्चा बस। ऐसा कोई जिनका कोई ओपिनियन नहीं है? और हम, तुम्हारा क्या ओपिनियन है? सीधे बैठ, ऐसे ऐसे सोने से कुछ नहीं होता है, कमर सीधी करके बैठ, तू सो ही रहा था, तुझे बोला था ना वहां नहीं बैठना है, तुझे इधर आके बैठना है। नहीं नहीं नहीं, वो धीरे धीरे नहीं, ऐसा थोड़ी है, नशा थोड़ी धीमे धीमे छूटेगा, है ना? ऐसा कि नहीं पहले आदमी 10 सिगरेट पिएगा, फिर 9 पिएगा, फिर 6 8 पिएगा, ऐसा थोड़ी है। वहां से उठ के इस बेंच पे ही तो बैठना है ना? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, बस आ जाओ आ जाओ, थोड़ी मेहनत करोगे तो यहाँ पे भी आ जाओगे। अच्छा
चलो आज के लिए इतना है। ठीक, शुरू करें। सबसे पहले मैं मिलना चाहूंगा। हाँ, या बताइए बताइए बताइए, आप क्या आंसर करना चाहती है? अच्छा, किसी का अपना कोई खुद का भी आंसर है, वो तो नोटा में डालना है ना। हो सकता है इसके अलावा कोई और ऑप्शन आ रहा हो किसी का, चार के अलावा भी कुछ और बन रहा हो। सोच लो सोच लो, पूरा टाइम है काशनी जी आपके पास। वही ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, डन। सोच लिया? सेम लेवल सेम प्रेशर, हर पॉइंट पे प्रेशर सेम है। अभी थोड़ी देर पहले यही तो लाइन याद याद कराई थी। रुके हुए पानी में, रुके हुए लिक्विड में सेम लेवल सेम प्रेशर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ऊपर कैसी भी शेप है। हाँ या ना? अगर अगर ऐसा होता तो सोचो, तुम आराम से एक पतले से छोटे से, मतलब 4x4 के एक छोटे से स्विमिंग पूल में आराम से डूबने में तुम्हें कम प्रेशर लगता, और समुद्र में तो तुम 1 मीटर में ही मर जाते। ऐसा होता? अगर अगर शेप डिसाइड कर रही होती कितना प्रेशर है। नहीं ना? तो सेम लेवल सेम प्रेशर, तो आंसर है नोटा। एक बच्चा वो है, वो एकदम सही है। क्या उस बच्चे ने यही सोचा क्या? तो इसका आंसर है ये ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है, ये क्वेश्चन याद रखना। पी, हाँ, ये अजीब सा डायग्राम बनाना है तभी तो याद रहेगा। इसका ये आंसर है, सेम लेवल सेम प्रेशर। कौन गधा है? बेटा आज तो ये बोलेगा, आज आज ये आज तू ही बोलेगा। अब तेरे मार्क्स आ गए ना। नहीं 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 नहीं, आज तू ही बोलेगा बेटा। नेक्स्ट हेडिंग लिखी जाए। हेडिंग तुमने क्या लिखी थी वैसे? है जी, प्रेशर। तो फिर कुछ में हेडिंग मत लिखो, फिर ना मैं तुम्हें इसी में कुछ चीज़ें और पढ़ा देता हूँ। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड में यार इस चीज़ को देखो, समझ लो। ये तुमसे जो एग्जाम्पल पूछा गया मजे लेने के लिए था, वैसे तो क्वेश्चन में भी पेपर में भी आता है ऐसे मजे लेने के लिए। इसको ना तुम मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हो। जैसे कि पहले तो ये समझना पड़ेगा अपने को कि एक कंटेनर, कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, इसमें लिक्विड थोड़ा इस बार बड़ा बड़ा है, दूर दूर लिक्विड है। मैं जानना चाहता हूँ कि यार यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाइट h दे रखी है मुझे। ये h हाइट की वजह से कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा, ये पता करना है। इसमें शेप का कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो मैंने एक यहाँ पे छोटा सा सिलेंडर एज्यूम कर लिया। सिलेंडर बनाने के अपने पास जुगाड़ है क्या? नहीं बनाएंगे, अपन तो आलसी हैं, अपन थोड़ा और बना देंगे लाल रंग से। तो अपन ने यहाँ पे एक सिलेंडर बना लिया, एक हाइपोथेटिकल, इसका कोई भी वास्तविकता से लेना देना नहीं है। एक ऐसा सिलेंडर बना लिया जिसकी लेंथ कितनी है h, और जिसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है a। अज्यूम कर लिया, अज्यूम करने में अपन सब एक्सपर्ट हैं। तो सिलेंडर का जो एरिया अपन ने अज्यूम कर लिया वो कर लिया a, और h हो गई इस सिलेंडर की लेंथ, और हाइपोथेटिकल है सब, कुछ नहीं है पानी। अब इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने a, और इस पॉइंट का नाम रख दिया b। मुझे a और b के बारे में बात करनी थी। ये बात पक्की है कि a के ऊपर भी पानी है और b के ऊपर तो पानी है ही। तो a के ऊपर जो भी पानी होगा, ये पानी आज ब्लू है पानी पानी, तो ये नीचे कुछ ना कुछ फोर्स जरूर लगा रहा होगा। सही बात है, आया ना? और नीचे वाला पानी इस सिलेंडर पे कितना फोर्स लगा रहा होगा? ऊपर। ऐसे गेम हो रहा होगा। और इस सिलेंडर के अंदर जो भी वेट होगा, वो वेट पानी का m मान लूँ, तो इस पे नीचे की तरफ कितना लग रहा होगा? mg। पानी तो रुका हुआ है, स्टैटिक है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो मैं ऐसा बोलूँगा ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स। तो ऊपर वाले फोर्स क्या है? F2। नीचे वाले फोर्स कितने हैं? F1 प्लस mg। तो एक बात तो समझ में आ गई कि भैया F2 बड़ा है और F1 छोटा है, मतलब नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा, ऊपर प्रेशर कम होगा।
अब हमें यह भी पता है कि प्रेशर होता है फोर्स इनटू फोर्स अपॉन एरिया। अगर मुझे यहाँ पर प्रेशर लिखना है तो मैं प्रेशर को क्या लिखूंगा? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स कैन बी रिटन एज प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ का प्रेशर मैंने मान लिया P1, या P1 अच्छा लग रहा है, PA अच्छा लगेगा क्या, 1 या A? ठीक, और इसका नाम रख, इसका प्रेशर रख देते हैं PB। ठीक है, हाँ यार, हम समझ में आ रहा है? पक्की बात? ठीक, अब सीधा रहना है अब। तो ये हो जाएगा प्रेशर P(F2) is PB into area A, this is PA into area A, हाँ है ना, इज इक्वल टू mg। तो प्रेशर डिफरेंस PB माइनस PA इन दोनों पॉइंट के बीच का मेरे पास आ गया mg डिवाइडेड बाई A। मास किसका है? लिक्विड का, तो ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी डिवाइडेड बाई ए। थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे तो अपने बच्चे लिख देंगे PB माइनस PA, वॉल्यूम कैन बी रिटन एज एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया से एरिया मर गया, तो तुम्हारे पास कितना आ गया? PB माइनस PA इज इक्वल टू रो जी एच। मतलब H हाइट की वजह से जो भी प्रेशर डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? रो जी एच। अब इसमें शेप का कोई लेना देना है क्या? नहीं, क्योंकि तुम ये सिलेंडर तो यहाँ पे इस बात से सिलेंडर का एरिया कितना है इस पे कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं। एरिया पे कहीं भी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। और अगर एरिया पर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है तो फिर अपन इस क्वेश्चन को किसी भी शेप के लिए लगा सकते हैं। तो यहाँ पर तुम किसी भी शेप के लिए लगा दो। एक छोटा सा सिलेंडर यहाँ अज्यूम कर लो, एक छोटा सा सिलेंडर यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं, एक यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला। चमक गई बात? अच्छा, आप लेंगे? उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लिख लिया है, तो जल्दी लिखो, या तो खुद भी लिख लोगी सोच के। सौरव ने लिख लिया सबने? हेडिंग लिखी जाए, पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ के एक दो पॉइंट लिख लिया जाए। सबसे पहले लिख लिया जाए पहला पॉइंट, अ लिक्विड exerts equal pressure in all direction। A liquid exerts equal pressure in all direction। दूसरा, दो ही पॉइंट है बस पास कर लोगे। इफ द प्रेशर इन एन एनक्लोज्ड फ्लूइड, if the pressure in an enclosed fluid is changed, if the pressure in an enclosed fluid is changed at a particular point, the change is transmitted to every point of the fluid, and to the walls of the container, without being diminished in magnitude, ये क्या कह रहा है पहले समझ लेते हैं। चलो देखो, ये पता है क्या कह रहा है? जैसे अपने पास इस तरीके की एक जुगाड़ है। जुगाड़ क्या है मैं बताता हूँ, मज़ा आएगा तुम लोगों को।
बनाना नहीं तुमको, तुमको सिर्फ ये समझाने के लिए। जुगाड़। ये तुम्हें कुछ पिस्टन दिखाई दे रही हैं, ABCD पिस्टन समझते हो? मतलब यहाँ पे ये पिस्टन मूवेबल है, यहाँ पर ये पिस्टन मूवेबल है, यहाँ पर ये ऊपर नीचे मूव हो सकती है, यहाँ पर ये लेफ्ट राइट मूव हो सकती है, इस तरीके से पिस्टन है। ठीक है, अब हुआ क्या कि अपन ने इस पिस्टन पे फोर्स लगाया। तुम क्या सोचते हो क्या होगा? इस पिस्टन पे फोर्स लगाने से बाकी की ABC पिस्टन पे क्या हो रहा होगा? अच्छा मैं ऑप्शन बता देता हूँ, ऑप्शन ऑप्शन बिना ऑप्शन के क्या ऑप्शन। तीनों पिस्टन अलग अलग मैग्नीट्यूड से बाहर जाएंगी। दूसरा ऑप्शन, तीनों पिस्टन इक्वल मैग्नीट्यूड से बाहर जाएंगी। तीसरा ऑप्शन हमें नहीं पता। बोलो भाई। सेकंड वाला। पास्कल ने यही बोला कि अगर तुम यहाँ पर फोर्स लगाते हो तो ये फोर्स से जो भी यहाँ पर प्रेशर जनरेट होगा, ये प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा। मतलब वो प्रेशर यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा और यहाँ पर भी जाएगा। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। उस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग यहाँ का तीनों सबका हर एक पिस्टन का एरिया सेम होने की वजह से फोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और सबका जो डिस्प्लेसमेंट होगा बाहर की तरफ वो सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने यहाँ पे फोर्स लगाया तो यही वाला बस बाहर जाएगा, हाँ है ना। ऐसा भी नहीं होगा कि सिर्फ ये वाला बाहर जाएगा, तीनों ही जाएंगे। इतना चमक गया। अब ऑलरेडी तुम प्रेशर लगाए हुए थे, फोर्स लगाए हुए थे, अब तुमने इस फोर्स को चेंज किया तो उस चेंज का इम्पैक्ट भी तीनों पे दिखाई देगा। ठीक है, अब इसमें जैसे जनरली अपन क्या मानते थे कि एनर्जी है, कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है, ऐसा सुनते थे कि नहीं? यहाँ पर कुछ भी लॉस होने वाला नहीं है, यहाँ पर प्रेशर पूरे का पूरा ट्रांसमिट होता है और जो चेंज है वो भी पूरे का पूरा ट्रांसमिट होता है। ये बात किसने बताई? पास्कल ने। पास्कल के दोनों नियम के जो पॉइंट है उसके नियम अपन ने लिख लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को याद रहेगा हमेशा ये एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। आप लोगों ने इसके एप्लीकेशंस खूब देखे हैं। जिन जिन शब्दों में हाइड्रोलिक इस्तेमाल होता है वो सारे के सारे पास्कल लॉ के एग्जाम्पल हैं। हाँ, अब तुम्हें जो भी याद, जो भी हाइड्रोलिक के आगे जो भी लिख सकते हो लिख लो। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, जो मन करे सो लिख लो। हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक जैक्स, बस आगे हाइड्रोलिक हो और पीछे जो मन करे लिख दो। हाइड्रोलिक खरगोश, हाइड्रोलिक कछुआ, हाइड्रोलिक बंदर। अब बात आती है कि इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। क्वेश्चन भी बड़े प्यारे बनते हैं। क्वेश्चन ये बन रहा है कि आपके सामने स्क्रीन पे वैदेही नाम की एक लड़की, क्वेश्चन बन रहा है। वैदेही सुन रही कि नहीं सुन रही? नहीं सुन रही। क्वेश्चन ये है, वैदेही नाम की लड़की, सुन रही है ना अच्छे से? इस 1000 kg की कार को अपने एक हाथ से उठाना चाहती है। क्वेश्चन समझिए क्या है? वैदेही नाम की लड़की इस 1000 kg मास की इस कार को एक ऐसे उंगली से उठाना चाहती है, ऐसे। तो हाथ से उठा ले। अच्छा, दोनों हाथ से उठा ले तो लग रहा होगा कि एक हाथ से उठा नहीं पाऊंगी, दोनों हाथ से उठा ले। क्वेश्चन ये उठा पाएगी? नहीं ना। अपन को बस यही काम पास्कल ने करके दिया। इसे पता था कि बहुत सालों बाद सन 2000 में एक हाइड्रोलिक नाम की, नहीं, एक वैदेही नाम की लड़की पैदा होगी। 2000 नहीं, कब पैदा हुई है तो? हाँ आज मतलब 9 साल, 2009 में, कि भाई मेरे 400 साल बाद एक लड़की पैदा होगी। वो लड़की को अपन को एक उंगली से कार को उठवाना है। उसने लॉ पहले ही बना दिया। लॉ ऐसा है कि भाई इसको उठाया जा सकता है बड़ी आसानी से। ये तो बहुत बड़ी लड़की हो गई, छोटा सा बच्चा हो 4 महीने का, वो भी उठा देगा। बस उसके लिए अपन को थोड़ा फिजिक्स एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो आप फिजिक्स को एडजस्ट करते हैं। अभी अभी तुम्हें बताया गया कि लिक्विड जो अपन मानते हैं
वो लिक्विड में प्रेशर बराबर चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर यहाँ पर मैं कुछ भी प्रेशर लगाऊंगा, वो प्रेशर, ये सब तो तुम्हारा जो पाइप है ये तो स्टील का पूरा कंटेनर है, तो ये तो फूल नहीं सकता है, तो ये लिक्विड के जाने के पास पॉसिबिलिटी इसको ऊपर ही जाना पड़ेगा, और इनकम्प्रेसिबल है तो मतलब जाएगा तो है ही। अब मुझे पता है कि सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है और सेम प्रेशर ही उधर जाएगा, तो मुझे पता है कि यार प्रेशर इन दोनों पॉइंट्स का सेम होना चाहिए, या किसी भी पॉइंट का मान लो, इन दोनों पॉइंट का सेम मान लो। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी, इस पॉइंट का नाम ए मान लो, इस पॉइंट का नाम बी मान लो। यहाँ से मैंने कुछ फोर्स लगाया, तो यहाँ का जो फोर्स है एफ ए मान लेते हैं, इसका जो वेट है वो एफ बी मान लेते हैं, तो ये नीचे की तरफ एफ बी लगा रहा होगा फोर्स। वेट एम जी है तो एम जी की वैल्यू एफ बी के बराबर है। यहाँ का एरिया मान लेते हैं A2 और यहाँ का एरिया मान लेते हैं A1। कोई समस्या यहाँ तक? तो मैं कह रहा हूँ सेम लेवल सेम प्रेशर, और पास्कल के हिसाब से प्रेशर पूरा जाएगा इधर से उधर, तो जो प्रेशर यहाँ पे आया वो प्रेशर यहाँ पे जाना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये हो जाएगा फोर्स एट A डिवाइडेड बाई एरिया यहाँ का इज इक्वल टू फोर्स एट B अपॉन एरिया ऑफ B। तो गेम ऐसा है, हम चाहते हैं फोर्स को अपना मिनिमम रखना, तो मैं एफ ए को क्या चाहता हूँ, मिनिमम। अगर एफ ए को मिनिमम चाहता हूँ तो मेरा एरिया भी कैसा होना चाहिए, मिनिमम। और अगर इधर तुम्हें बड़ी सी कार उठानी है तो एक काम करो, यहाँ का एरिया बड़ा कर दो। तो बड़ा एरिया होने की वजह से यहाँ पे तुम छोटे से एरिया से छोटा सा फोर्स लगा के बड़े से कार को बड़े से एरिया पे आसानी से उठा दोगे। चमक गई बात? कार्स में इस्तेमाल होने वाले हाइड्रोलिक ब्रेक्स इस तरीके के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। आप जब ब्रेक पेडल को प्रेस करते हैं तो जो फ्लूइड होता है, आपने ब्रेक ऑयल सुना है? ब्रेक ऑयल नहीं सुना? अच्छा, कार में ब्रेक ऑयल होता है। इंजन ऑयल सुना है? इंजन ऑयल, इंजन ऑयल तो सुना ही है, ब्रेक ऑयल भी होता है। तो ब्रेक ऑयल का काम क्या होता है? ब्रेक ऑयल का काम ब्रेक को लुब्रिकेट करने के काम में नहीं आता है। ब्रेक ऑयल का काम ये कि जैसे ही आपने यहाँ पर पेडल को प्रेस किया तो मैकेनिकल सिस्टम के हिसाब से वो जो अंदर फ्लूइड भरा है, जो लिक्विड भरा है, जो ऑयल भरा है, वो ऑयल प्रेस हुआ। तो आपने एक साइड से पेडल से प्रेस करके ऑयल को एक साइड प्रेस किया, वो प्रेशर जाके जो आपके व्हील है, व्हील का जो ब्रेक है, वो ब्रेक शू होते हैं, उसमें ऐसे एक एक रिंग होती है, कार में एक रिंग होती है, और उस पर इस तरीके से एक ब्रेक शू लगे होते हैं, ऐसे जैसे ये अगर रिंग है इस पर ऐसे लगे। अब जैसे ही आपने वहाँ पर पेडल को प्रेस किया, लिक्विड आया, लिक्विड ने इन ब्रेक शू को मैकेनिकल सिस्टम से ऐसे प्रेस किया, तो ऐसे प्रेस करने से ये फ्रिक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ तो फिर पहिया रुक गया धीमे धीमे। चमकी बात? जब आपने ब्रेक को रिलीज करना है तो आपने पैडल हटाया तो फ्लूइड वापस से अपनी जगह चला गया और वापस से ब्रेक शू दूर हो गए। चमकी बात? तो सारे का सारा जो सिस्टम है इसी हाइड्रोलिक सिस्टम का ही है। समझ में आया? ऐसे ब्रेक लगते हैं। स्कूल गया था आज? तभी नींद आ रही है? एक तो नींद आने का सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे समझ में आता है कि एसी बंद करवा के क्लासेस होनी चाहिए खुले में, एकदम फ्रेश एयर, छत पर बैठ के, तो टीन लगवा देनी चाहिए ऊपर छत। खुले में कभी नींद नहीं आती। खुले में नींद तभी आएगी जब तुम बहुत ज़्यादा एकदम निपटे हुए होगे, बस आई अब तो क्या करें सर, अब तो बेहोशी होके गिरना है, तभी नींद आएगी, वरना नींद नहीं आती। ठीक है? वाह 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 वाह। छापना है ये? हाँ हाँ हाँ, प्रेशर तो सेम ही है, फोर्स को कम करना है। मैं पास्कल लॉ का डेरिवेशन करा देता हूँ, एनसीईआरटी में दिया गया है। और थोड़ा सा ये वो डेरिवेशन क्या बोलना चाहिए, वो तरीका है जिससे पास्कल ने खुद खोजा था कि सेम लेवल पे सेम प्रेशर, मतलब जो प्रेशर होता है वो इक्वल होता है। क्या किया उसने? उसने एक छोटा सा, एक इस तरीके से एक ट्रेंगुलर शेप अज्यूम कर ली
ये ट्रायंगुलर शेप अज्यूम करने के बाद ये एंगल θ1 मान लिया, ये एंगल θ2 मान लिया, ये एंगल 90 मान लिया है ये लिक्विड में। ये इतना छोटा है जो अपन ने ट्रायंगल अज्यूम किया है कि इसके अपन बोल देंगे कि इसकी हाइट की वजह से कोई भी प्रेशर वेरिएशन नहीं है। तुम बोले क्या, मतलब समझे क्या? तो इसमें अपन ने ये अज्यूम किया है कि ड्यू टू शेप ऑफ triangular wedge, there is no pressure difference। ठीक है, अब उसने क्या किया, मतलब इसकी शेप या हाइट की वजह से कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं है। अब इसने क्या किया कि भाई इधर से एक फोर्स मान लिया F1 मान लिया, इधर से लिक्विड फोर्स लगा रहा है F2, क्योंकि ये सब कुछ लिक्विड के अंदर ही है, ये सब कुछ लिक्विड के अंदर है। अभी तो हंसोगे, जैसे हो जाएगा ना वैसे ही। इसने इधर से फोर्स लगा दिया F3, अभी से हंस रहे हो क्या? फिर उसके बाद उसने कहा देखो भाई अपन एक काम करते हैं, इसके कंपोनेंट्स कर लेते हैं। तो कंपोनेंट्स कैसे करेंगे? क्या हो रहा है? कुछ तो हो रहा है कहीं। क्या हो रहा है? गाना कौन गा रहा है? हेलो। खैर इधर देखो, अपन को तो समझना है, चीजों को समझो फटाफट। ये है F2, ये एंगल हो गया θ2 एंड ये एंगल हो गया θ1। यही है ना क्वेश्चन? तो ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस θ2 और ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस θ1। ठीक है, अब लाल टमाटर अगर ले लिया जाए तो ये हो जाएगा F2 cos ऑफ 90 माइनस θ2, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारे पास F2 sin θ2। चमका तेरे? नहीं ना, नहीं ना, समझ गया? अच्छा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा F2 cos ऑफ 90 माइनस θ1, तो कितना हो गया F2 sin θ1, है ना? नहीं है? हा? अरे आंटी, ये एंगल θ2 है हॉरिजॉन्टल से इस लाइन का, तो हॉरिजॉन्टल से इस लाइन का एंगल θ2 हो गया। वर्टिकल से इसका एंगल θ1 माना है, तो वर्टिकल से इसका एंगल θ1 हो गया। ये θ1 है, ये तो 90 रहेगा ना, तो 90 माइनस θ1 ये हो गया, 90 माइनस θ2 ये हो गया। इन दोनों के कॉस कंपोनेंट इधर, एक का कॉस कंपोनेंट इधर, ऐसा ले लिया। अब तुम ये देखो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो आया निकल के अपने पास येलो कलर वाला, इट इज F2 sin θ2 एंड दिस इज F2 sin θ1। ऐसा निकल के आया, या तो कोई कहीं राय नहीं है, तो दैट F2 sin θ2 should be equal to F1 and F2 sin θ1 should be equal to F3। हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स बराबर कर दिए, वर्टिकल वाले फोर्स बराबर कर दिए। इतना चमक गया? जैसा तुमने ये सोचा है सेम चीज एरिया के लिए भी सोच सकते हैं। तो एरिया देखो, इसका एरिया भी ऐसे ही होगा, मतलब इधर A1 मानूं, इधर क्या हो जाएगा A3 और इधर क्या हो जाएगा A2। सही बात है, और A2 ये सब भी सेम तरीके से ही बिहेव करेगा। मतलब यहाँ पर अगर तुम A के भी कंपोनेंट करोगे तो जैसा हाल F2 का है वैसा A का होगा। तो यहाँ पर अगर इधर A2 है तो जैसा हाल F2 का है वैसा ही हाल A2 का होगा। तो मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या, जैसे ये एंगल वर्टिकल से इस हॉरिजॉन्टल लाइन का बनने वाला एंगल जो वर्टिकल से θ1 है, तो ये एंगल θ1 हो गया,
और ये एंगल कितना हो गया, थीटा 2। तो सेम कहानी आएगी। तो मैं सीधा इन सब चक्करों में ना पढ़ते हुए मैं सीधा ही लिख देता हूँ। तो मैं सीधा ये लिख दे रहा हूँ कि ये जो कंपोनेंट है, या एक काम करते हैं, इतना मेहनत करने से बच लेते हैं थोड़ा सा। मैं एरिया को ही इनवर्ड मान लेता हूँ, तो तुम्हें डायरेक्टली दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा। A3 और ये वाला हो जाएगा तुम्हारे पास A2। अब तो डायरेक्टली जो जिस तरीके से F2 के कंपोनेंट है वैसे किसके कंपोनेंट हो गए, A2 के। सिंपल। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा A2 साइन थीटा 2। तो A2 साइन थीटा 2 किसके बराबर है, F1 के। तो इधर किसके बराबर हो जाएगा, A1 के। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा A2 साइन थीटा 1 किसके बराबर हो जाएगा, A3 के। समझ गई बात। अब बस इन दोनों को डिवाइड मार दो। इन दोनों को डिवाइड मार देंगे तो तुम्हारे पास क्या बच रहा है, F2 बाई A2 इज इक्वल टू F1 बाई A1 इज इक्वल टू, या दूसरी वाली इक्वेशन क्या बन रही है, F2 बाई A2 इज इक्वल टू F3 बाई A3। दोनों को कंबाइन कर लो तो क्या लिखा हुआ है, F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2 इज इक्वल टू F3 बाई A3। मतलब प्रेशर एट 1 इज इक्वल टू प्रेशर एट 2 इज इक्वल टू प्रेशर एट 3। हो गई भाई पास्कल की बात प्रूफ। ठीक है। हाँ, वो इसीलिए तो उसके नाम पे है ना, सम्मान है ना, पास्कल। छाप लेंगे, ज़्यादा हो गया पास्कल की बात है। डेरिवेशन लिख लेना पास्कल का। मैंने कई चीज़ें सिर्फ शब्दों में बोल दी हैं, तुमको लिखा ही नहीं है। क्या क्या शब्दों में बोला कि एक तो प्रिज्म बहुत छोटा है, बहुत छोटा प्रिज्म है ताकि इसकी डायमेंशन का कोई बहुत ज़्यादा रोल ना हो। दूसरा, इतना छोटा है कि ग्रेविटी का भी कोई भी यूज़ नहीं है। मैंने इसका mg कहीं एज्यूम किया क्या, नहीं, तो वो भी मैंने एज्यूम नहीं किया। ट्रेंगुलर वेज को अपन प्रिज्म भी बोल सकते हैं। ट्रेंगुलर वेज और प्रिज्म एक जैसे ही बिहेव करता है, मतलब एक ही चीज़ है। प्रिज्म को ट्रेंगुलर वेज भी बोल सकते हैं। राइट एंगल प्रिज्म है वैसे तो ये। एक काम करते हैं, अपन हाइड्रोस्टेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। लिखिए, कुछ प्यारे प्यारे से क्वेश्चन कर लिए जाएं, क्योंकि लड़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लड़ेगा लड़ेगा। हाइड्रोस्टेटिक्स के क्वेश्चंस। हो। Calculate the depth of a well. Calculate the depth of a well. Calculate the depth of a well if pressure at the bottom, if pressure at its bottom is 15 times that of a depth of 3 meter, is 15 times that a depth of 3 meters. Full stop. Atmospheric pressure is 10 meter column of water. Atmospheric pressure is 10 meter column of water. Column of water. जो कॉलम अभी मरकरी का था 76 सेंटीमीटर, वो उसने इस बार पानी में दे दिया, क्योंकि कुएं में पानी है। करो। पढ़ो समझो, आसान क्वेश्चन, लल्लू क्वेश्चन।
शुरू करें? ये कुआं उल्टा हो गया क्या? देखो भाई, बात ऐसी है कि ये कुआं है। कुआं समझते हो? वेल इस तरीके से कुएं की कुछ डेप्थ है, मुझे नहीं पता। मैंने मान ली कुएं की डेप्थ है h। अगर कुएं की डेप्थ h है तो इसका जो डेप्थ है, इसका पॉइंट का नाम अगर अपन रख दें m रख लेते हैं, तो इस m पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, कोई बता सकता है? हाँ, कितना होगा? बोल बोल बोल। अच्छा, यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेयर को कभी नहीं भूलना है, तो इसका प्रेशर हो जाएगा यहाँ पे PATM प्लस रो जी एच। यही होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ का प्रेशर हो गया PATM प्लस रो जी एच। इतना चमक गया बात। फिर उसने कुछ बात बोली है, उसकी जो बात बोली है वो अब मुझे पढ़ के बताओ क्या कह रहा है। क्वेश्चन पढ़ो पूरा, पढ़ो पढ़ो खट्टर साहब। यहाँ का जो प्रेशर है कितना है, तो उसने कहा उतना है जितना कि 3 मीटर पर होता। यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं n। 3 मीटर पर जो प्रेशर होता उसका 15 गुना, मतलब 15 टाइम्स ऑफ प्रेशर एट n। यही तो उसने बोला ना। अंग्रेजी से फिजिक्स समझ में आ गई, अंग्रेजी से अपन ने उसको चित्र में बदल लिया, चित्र में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब m का प्रेशर मुझे पता है, तो m मेरे पास है कितना, PATM प्लस रो जी एच मुझे निकालना है, इज इक्वल टू 15 टाइम्स एंड पॉइंट पे प्रेशर। बताओ क्या होगा, मुंह से बोलो। एंड पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? हाँ, PATM क्यों भूल जा रहे हो हर बार, प्लस रो जी इंटू 3। ये क्यों भूल रहे हो बार बार? प्रेशर तो हमेशा ऊपर से देखोगे ना, तो PATM क्यों भूले जा रहे हो? समझे? ठीक है, तो इसने हमसे एच पूछा है, हो जाएगा सॉल्व। तो हो जाएगा रो जी एच इज इक्वल टू 15 में से एक ATM इधर चला गया, तो 14 ATM हो गए। 14 PATM प्लस 45 रो जी, बस खत्म। इतना चमक गया। तो यहाँ से हाइट आ जाएगी मेरे पास 14। अब एटमॉस्फेयर के बारे में उसने क्या बोला, रुको, और ज्ञान की बात। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में उसने और ज्ञान दिया है मुझे। उसने क्या बोला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 10 मीटर कॉलम ऑफ पानी, मतलब इट इज रो ऑफ वाटर G इंटू 10। यही तो दिया है ना। तो मैं यहाँ पर सीधा रो ऑफ वाटर, जो कि मैंने रो ही माना है, क्योंकि जो पानी की डेंसिटी है वो कितनी है, रो मान ली। रो क्योंकि कुएं में पानी होता है, G इंटू 10। चमक गई बात। कुएं में पानी होता है ना, तेल के कुएं भी होते हैं, तो कोई ऐसा हंसने वाली बात नहीं है। तो रोजी से रोजी मर गया कॉमन लेके, तो तुम्हारे पास H कितना हो गया? H इज 45 प्लस 140। कितना आंसर आ गया? 185, 95 क्यों बोल, 185 मीटर। अच्छा क्वेश्चन था। कुएं की हाइट निकाल ली अपन ने। चलो और देखते हैं और क्या करते हो आप। क्या बोला था आर्किमिडीज ने? कोई मुझे समझा सकता है सिंपल भाषा में? क्या बोला था आर्किमिडीज? वाटर डिस्प्लेस होगा, बिल्कुल सही। मतलब कोई भी बॉडी अगर फ्लोट कर रही है तो वो अपने वेट के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी। ये तो उसने बोला ना, सिंपल। ठीक। तो मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक तालाब है। तालाब समझते हो, जहाँ पे पानी रुका हुआ होता है।
उसमें मस्त एक नाव है, नाव का काम है तैरना, नाव तैर रही है, उस नाव के अंदर पत्थर है, पत्थर भी है, पत्थर भी तैर रहे हैं, उसके अंदर वैदेही बैठी है। अरे तो नाव में बैठने में तो कोई प्रॉब्लम है? कोई समस्या बता, खाना वाना चाहिए तो खाना भी रख दूं, बता, कोई टेंशन? तैरना आता है, बस ठीक है, फिर कोई टेंशन की बात नहीं, वैदेही बैठेगी। तो नाव में वैदेही बैठी है, ढेर सारे पत्थर हैं, और नाव तालाब में तैर रही है। अब वैदेही के मन में आया, ये पत्थर कार में, ये पत्थर नाव में क्यों रखें, इनको फेंक दिया जाए। तो वैदेही ने जितने भी पत्थर थे सब उठा के पानी में नीचे टप 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 फेंक दिए। तो क्वेश्चन ये है कि जो तालाब है उसका वाटर लेवल ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? क्वेश्चन समझ गए ना तुम मेरा? तुमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है 9th में? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब बताओ, वो तालाब में जो पानी का लेवल है वो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, या सेम रहेगा? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, ये तो हो गया ना, ये तो छाप लिया ना, अब तो अपन बातें कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, इस बार वैदेही के पास पत्थर नहीं है, इस बार वैदेही 10 लीटर पानी की बोतल लेके आई है, जो नाव में रखी है, पानी वही वाला है जो तालाब में, सेम पानी एकदम आइडेंटिकल। इस बार उसने पत्थर फेंकने की बजाय पानी ऐसे उलट दिया, अब बताओ लेवल क्या होगा? सेम रहेगा, हाँ। चलो थोड़ा सा और समझते हैं ना, तुम लोग मेरे हिसाब से तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम थोड़े, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तीसरी चीज समझते हैं, इस बार वैदेही नाव में पत्थर भी नहीं है, वैदेही के पास इस बार पानी भी नहीं है, नहीं खुद नहीं गिर रही, अरे यार खुद क्या रे, खुद थोड़ी गिरना, तुझे तैरना आता है, तुझे गिराने का फायदा नहीं है। इस बार वैदेही रुई लेके आई है, रुई समझते हो, कॉटन, रुई भरी है इसके पास नाव में, और उसने रुई को उठा के पानी में फेंक दिया। अब बताओ लेवल ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? तुम तीनों चीजों में क्या, तुम इन, मैंने तुमसे 3 क्वेश्चन पूछे, एक बार पत्थर फेंका, तैर सब नाव में ही रहा था पहले से, उसके बाद फेंका है। तुमसे जो क्वेश्चन पूछे गए, इनमें से एक बार पत्थर फेंका, एक बार पानी फेंका, एक बार रुई फेंकी, इसे 3 क्वेश्चन मैंने क्यों पूछे तुमसे? सोचो। ए... चल झूठी, सोच नहीं रहे ना तुम लोग यार, प्रॉब्लम ये है, तुम लोग आंसर के पीछे भागने की कोशिश करते हो, तुम पगलेट हो। आंसर आंसर के पीछे मत भागा करो, सोचा करो, क्योंकि ना फिजिक्स सोचने का काम है, आंसर आंसर तो आ ही जाएंगे, आंसर तो हर क्वेश्चन के आएंगे, क्वेश्चन बने हैं तो, दिमाग लगाने की बात है। कैसे सोचोगे, लेवल को कैसे डिसाइड करोगे कि ऊपर जाएगा नीचे आएगा, कौन डिसाइड करेगा? तो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के बेसिक को समझना पड़ेगा। तुम देखो, मैंने 3 क्वेश्चन इसलिए पूछी क्योंकि एक बार एक ऐसे ऑब्जेक्ट को नाव से उठा के फेंका जिसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा है, एक बार सेम डेंसिटी की चीज़ फेंकी, और एक बार कम डेंसिटी की चीज़ फेंकी। तो तीनों में अंतर तो आना चाहिए ना, तीनों आंसर सेम कैसे होगा, इससे वाटर लेवल सेम रहेगा। ठीक, देखो इसको इसको समझना, ऐसे समझो, अब वैसे ही कूद जाएगी तो तैर के बाहर निकल जाएगी, तो इसे फेंकने का फायदा नहीं है। इसी केस में तो वाटर लेवल ऊपर ही उठेगा। पत्थर से भरी हुई नाव, सारे पत्थर उठा के बाहर रख दो, तो वाटर लेवल ऊपर आएगा या नीचे जाएगा? पहले ये सोचो। हाँ, ऊपर आएगा, ठीक है। अगर नाव तैर रही थी, इसका मतलब अपने वेट के बराबर पत्थर लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहे थे। अब ये नाव है, इस नाव में ये पत्थर हैं, ये तैर रहे हैं मस्त आराम से अपने जीवन में, पत्थर की डेंसिटी ज़्यादा है। अगर मैं मान लूँ 10 kg पत्थर हैं,
तो 10 केजी अपने वेट के बराबर, मैंने सोचा कि इतना लिक्विड है, इतने लिक्विड को इन्होंने हटा रखा है तभी तो तैर रहे हैं। आर्किमिडीज के प्रिंसिपल का सिंपल मतलब यही है कि अपने वेट के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये लिक्विड लेके वो घर चले गए अपने। अब तुमने इन पत्थर को उठा के कहां पे डाला है? इस पानी में। तो क्या वो इस पानी के बराबर जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहे थे उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, उससे कम करेंगे? गधे हो तुम अगर ऐसा सोच रहे हो तो। तुम गधे हो। इतना बड़ा पानी का 10 केजी का पानी का कंटेनर है। अब यहां पर मैं 10 केजी का पत्थर रखूंगा तो इतनी जगह में आएगा या पूरा वॉल्यूम लेगा? अच्छा, और आसान कर देते। इतनी जगह में एक ऐसा पत्थर है जिसकी डेंसिटी 100 किलो है, जिसका मास 100 किलो है, इतना सा पत्थर। इस कमरे में 100 किलो पानी रखूंगा तो कितनी जगह लेगा? कमरे जितनी जगह। इतना वॉल्यूम तभी हटा रहा है ना, उस पानी को हटा दे। अब मैं अगर इस छोटे से पत्थर को 100 किलो के उस पानी के वॉल्यूम की जगह रखना चाहूं तो क्या ये पत्थर पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा? यही तो मैं पूछ रहा हूं। बुद्धि में आया कि मतलब कभी भी भारी डेंसिटी की चीज अपने लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर वेट के जो भी वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को पूरे का पूरा ऑक्यूपाई नहीं कर सकती। चमका आया ना? तो इस पूरे 100 किलो, अगर ये मान लो 10 किलो है तो 10 किलो पानी को हटा के अगर मैं यहाँ पे इतनी जगह बनाऊं और इतनी जगह में अगर 10 किलो के पत्थर रख दूं तो पत्थर पूरे में नहीं भर पाएंगे। पत्थर एक कोने में यहीं पे चिपक जाएंगे, चारों के चारों, पांचों जितने भी हैं। तो बाकी जगह बचेगी कि नहीं बचेगी? तो बाकी जगह को कौन भरेगा? वापस से लिक्विड नीचे आएगा, तो लिक्विड आके वापस से इस जगह को भर देगा, तो इस वाटर लेवल ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? नीचे आएगा ना, ऊपर क्यों जाएगा? फंस गए, बड़े तगड़े फंस गए। नहीं समझे? तो सर बोर्ड में 20 नंबर तो आ नहीं पा रहे हैं। आप कहाँ ये सब बातें कर रहे हो, ऐसा फिजिक्स में दिमाग लगवा रहे हो हमसे, तो भारी काम हो जाएगा सर। समझ में आ गया? अरे भाई, एक बड़ा सा कंटेनर है, इसमें एक नाव है, तैर रही है, ठीक? अब समझ जाओगे। थोड़े से तो गधे हो यार, लेकिन जैसे भी हो मेरे हो, तो सिखाना तो पड़ेगा। अब क्वेश्चन पूछ दिया तो बताना तो पड़ेगा। ये 100 किलो का पत्थर मान लो, तो अभी तक ये अपने 100 किलो के पत्थर के हिसाब से इतना लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? ये नीचे वाला लिक्विड मैंने ऐसा मान लिया कि 100 किलो के हिसाब से ये इतना लिक्विड भाई नीचे का डिस्प्लेस कर रहा है, तैर रहा है मस्त आराम से। अब तुमने क्या किया, इस पत्थर को उठा के यहाँ रख दिया तो पत्थर यहाँ पे आके सेट हो गया, तो बाकी जगह बची जो अभी तक आराम से नाव में तैर रही थी, तो ये पानी जो है, ये पानी नीचे आएगा कि नहीं आएगा? नीचे की जगह ऑक्यूपाई करेगा ना। तो अगर नीचे की जगह ऑक्यूपाई करेगा तो ये ऊपर लेवल जो वाटर का जो पहले था उतना ही रहेगा या नीचे आ जाएगा? यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर भारी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी की चीज़ों को अगर डाल दोगे पत्थर में, जो ऑलरेडी तैर रही हैं उनको पानी में डाल दोगे तो वाटर लेवल नीचे है। अब अगर मान लो तुमने ये 100 किलो पानी ही होता, तो वापस से जो पानी होता वो वापस से पूरी कितनी जगह ऑक्यूपाई कर लेता जितना उसने डिस्प्लेस करी है, तो वाटर लेवल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब रुई ले लेता, रुई की डेंसिटी कम है। ऑयल ले लेता, ऑयल की डेंसिटी कम है, तो उस केस में वो थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता, आया ना? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, तो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा तो उस केस में वाटर लेवल राइज कर जाएगा। आया बुद्धि में? अभी जेई और नीट में आता है क्वेश्चन। कौन से में क्या हो रहा है, इतना तो सर मैंने सोचा ही नहीं। चमक की बात। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स। थैंक यू वेरी मच।